नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। 2014 के बाद जब से बीजेपी सत्ता में आई है और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद क्या आपने कभी सुना है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी या सीबीआई रेड कर रही हो या किसी मामले में उससे कोई पूछताछ कर रही हो? क्या आपने कभी सुना है कि बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए सहयोगी दलों के मंत्री या फिर चाहे वो राज्य में मंत्री हो, चाहे वो सेंटर में मंत्री हो या इस पार्टी के शीर्ष पद पर वो बैठा हुआ कोई कार्यकर्ता हो, किसी के खिलाफ ईडी या सीबीआई की कोई रेड या कोई जांच चल रही हो? कई बार तो ऐसा होता है कि विपक्ष पार्टी में रहने वाला नेता जिसके खिलाफ ईडी या सीबीआई की जांच चल रही होती है, वो जैसे ही बीजेपी में शामिल होता है वैसे ही वो पाक साफ हो जाता है। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी में काम करने वाले राजनीतिक नेता बिल्कुल राफ साफ हैं, वो किसी तरह का भ्रष्टाचार करते ही नहीं? और क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी के कार्यकर्ता सीधे देवलोक से उतरे हुए हैं, उनकी जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं राजा हरिश्चंद्र से लेकर वो सिर्फ समाज की सेवा करने के लिए ही इस धरती पर आए हुए हैं? ये तो मामला कुछ ऐसा है। अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम कुछ केसेस तो बीजेपी के मंत्री और नेताओं की तरफ होते, लेकिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जिस तरीके का माहौल बना है या फिर सरकारी एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो जो है कि सीबीआई हो, इनका जो दुरुपयोग है, इसका मामला कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। अगर आप गौर करेंगे तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की नेता, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हो, जिन पे माइनिंग और शिक्षकों की भर्ती का आरोप चल रहा है और ईडी उनके पीछे पड़ी हुई है, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो जो आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है कि किया गया हो और जिनके शीर्ष नेता चाहे वो संजय सिंह हो या फिर जो है कि सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, वो अभी जेल में हैं और इस बात की खबर है कि कभी भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी खबरों के बीच जहां पे बिहार के में प्रमुख जो पार्टी है, उसके लालू की जो पार्टी है, उसमें तेजस्वी यादव के पीछे जो है कि ईडी का जो दस्ता पीछे पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं शिबू सोरेन जो झारखंड में है या फिर महादेव ऐप के माध्यम से घोटाला करने वाले छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हों, इन सब के पीछे किसी न किसी माध्यम से ईडी पीछे पड़ी हुई है। तो क्या मामला इतना संगीन है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही धोखाधड़ी या फिर घोटाले का आरोप है? क्या इसमें बीजेपी का कोई सांसद नहीं है, बीजेपी का कोई जो है कि विधायक नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले चुनाव में, और मामला सिर्फ यही नहीं है, आप देखेंगे कि जिस राज्यों में चुनाव होता है वहां पे 3-4 महीने पहले ही ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाती है। जल्दी ही अगर आप
2 दिन पहले की घटना देखें तो उसमें हरियाणा के इनेलो और कांग्रेस नेताओं पर भी जो है कि ईडी की रेड पड़ी है और कहीं ना कहीं हरियाणा में चुनाव को प्रभावित करने के लिए और विपक्षी पार्टियों के नेताओं को डराने धमकाने के लिए ईडी यहां पर दस्तक दे चुकी है और मामला इतना गंभीर हो गया है कि पश्चिम बंगाल में 700 करोड़ के राशन घोटाले को लेकर टीएमसी के एक विधायक के पास जब ईडी पहुंचती है तो वहां पे कम से कम 200 हमलावर उन पे अटैक कर देते हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ देते हैं और उनकी सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ के जवानों को दुम दबाकर वहां से भागना पड़ जाता है। और इसी मामले में वहां के गवर्नर ने ये बयान दिया है कि बंगाल में जो है वो राष्ट्रपति शासन भी लगाए जाने का उन्होंने संकेत दिया। उन्होंने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है, यहाँ पे गुंडा राज हो चुका है और अगर बंगाल नहीं सुधरा तो कहीं ना कहीं उनके सामने वो सारे संवैधानिक ऑप्शन खुले हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है कि राष्ट्रपति शासन की बात की तरफ वो संकेत दे रहे थे। तो मामला इतना बढ़ गया है और खलबली इतनी बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं ईडी का जो भूत है वो विपक्षी पार्टियों को इस तरीके से परेशान करके रखा हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया गठबंधन अपने आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाए या फिर ईडी के पूछताछ का सामना करना पड़े। अगर आप देखें तो कांग्रेस के राहुल गांधी भी ईडी के पंजे से दूर नहीं हैं और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर यूपी में मौजूद रहेंगे उसी समय ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो आखिर इन सारी चीजों के पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है? क्या वो ईडी के माध्यम से इंडिया गठबंधन के सभी विपक्ष नेताओं को खामोश कर देना चाहती है? अगर आप गौर से देखें तो 2024 का लोकसभा इलेक्शन सिर्फ मोदी और बीजेपी का नहीं है, क्योंकि इन 10 सालों के अंदर मोदी के सहारे ही इस देश के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन का भविष्य टिका हुआ है और कहीं ना कहीं आरएसएस के 100वें स्थापना दिवस पर मोदी और बीजेपी अपने आप को कमजोर नहीं देखना चाहती। तो कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा इलेक्शन बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि वो साम दाम दंड भेद किसी भी अस्त्र शस्त्र का उपयोग करते हुए वो 2024 का इलेक्शन जीतना चाहती है और इस जीत में वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसके सामने किसी भी तरीके का गठबंधन, किसी तरीके का नेता खड़ा हो। इसीलिए वो ईडी, सीबीआई या अन्य माध्यमों से वो अपने विपक्षी नेताओं को इतना खामोश कर देना चाहती है कि वो बोले तो, लेकिन वो वही बोले जो सत्ताधारी या मोदी चाहते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी या मोदी अपने इस मकसद में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर ईडी को देखें तो ईडी ने अलग अलग राज्यों के अलग अलग विपक्षी नेताओं को इस तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया है कि किसी का भी बच के निकलना नामुमकिन है। और अगर आप राहुल गांधी को देखें तो वो भी ईडी के पंजे से दूर नहीं हैं। ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जनवरी में जब राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर जो है कि यूपी में होंगे, वहीं उनसे पूछताछ की जा सकती है या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अगर आप इस पूरे प्रक्रिया को ध्यान में देखें तो 2024 का इलेक्शन
जिसमें चाहे वो राज्य सरकार के माध्यम से अलग अलग स्कीमों से के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की बात हो, या फिर सीधे अकाउंट में किसानों के पैसे ट्रांसफर करने की बात हो, गरीबों को मुफ्त इलाज देने की बात हो, या फिर उन्हें अनाज देने की बात हो, या फिर मंदिर के सहारे पूरे देश को धर्म के रथ पर सवार होकर उनको वोट के तौर पर तब्दील करने की बात हो, बीजेपी और मोदी ने अपने सारे इस राजनीतिक चौपट पर अपने सारे दाव वो जो है कि बिल्कुल सही सही खेलते हुए नजर आ रही है। और इसको देखते हुए ये बात कहनी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2024 के इलेक्शन में सिर्फ मोदी ही रहेंगे, विपक्ष सिर्फ देखने और सुनने के लिए रहेगा, उसका कोई भी उपयोग आने वाले समय के 2024 के इलेक्शन में नहीं होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि 2024 के इलेक्शन तक इस देश की राजनीति क्या करवट बदलती है। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और हाँ, ऑल ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।